च प्रणतोऽस्मिन्नित्रयम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगात्रोक्तं प्रवरं मुनीनां मुनीन्द्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नेहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गपीडकुचुकुम्भ मनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। कौन सा सूत्र है आज? रविंद्र भाई कौन सा सूत्र है? मेरे चौंत्यात्परः षष्ठी स्थाने योगा हो गया क्या ये दो सूत्र? नहीं गुरुदेव, षष्ठी स्थाने योगा नहीं हुआ है, मिथुन पर भी नहीं हुआ है। आद्यंतो टकी तो हुआ था, वो भी शायद कक्षा में नहीं, आपने थोड़ा सा वैसे बताया था, बट वो पता ही है कि आदि में आदम होगा वो। नहीं ये कक्षा में बताया था, ये इसका तो हो गया है। हाँ बस वही मिथुन ये वाला करना है गुरुदेव, मिथुन पहले से एक बार देख लेते हैं। इको गुण वृद्धि इत्येकं सूत्रम गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तम पदम उपदिष्टते। जिस सूत्र में गुणवृद्धि शब्द आते हैं उस सूत्र में ये इकः पद षष्ठ्यन्त आ जाता है। अचष्ट इत्येकं सूत्रम ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैः यत्र अच विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपदिष्टते। एकं क्षणम् एकं क्षणम्। जिस सूत्र में ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द आता है, हाँ उस सूत्र में अचः अच ये पद षष्ठ्यंत आएगा। समझ में आया? षष्ठ्यंत पद अच आएगा। और आगे सूत्र है आद्यंत टकितो कित कित यस्य उक्तो क्रमात् आद्यंतावयवो स्तः। हाँ कित आगम आदि में आता है और कित आगम अंत में आता है। कित माने तकारित सम्यक आगम आदि में विद्यते, अंग के आदि में उसका आगम होता है, और ककारित सम्यक जो आगम है वो अंत में आता है, शब्द के अंत में उसका विधान होता है। आगम तीन प्रकार के हैं, कितागम कितागम और मितागम। अब इस सूत्र से हम मितागम को देखेंगे। सूत्र लिख लेना, मृचोन्त्यात्परः। लिख लिया? इसमें भी जो अच है वो षष्ठ्यंत पद है। एक मिनट गुरुदेव, स्क्रीन चली गई आपकी। एक मिनट नेट खत्म हो जाए। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? जी 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 गुरुदेव आ गया। जी गुरुदेव दिख रहा है। अच्छा हाँ यश कर पूजा मिदचोन्त्यात्परः, इस सूत्र से मित आगम होगा। हाँ मित माने क्या? मकार इत्सम्यक जिसे कहते हैं उसे मित कहेंगे। ओके, जिसमें मकार की इत्संज्ञा होती है उसे मित कहेंगे। जी गुरुजी। मित आगमः आगमिनः अंतिम स्वरात् अनंतरम विधीयते। पहले इस वृत्ति को लिख लेना। अचाम मध्ये यः अंत्यः तस्मात् परः तस्यैव अंतावयवः मित स्यात्। इससे पहले लिख लेना, उसके बाद अंदर जाएंगे। अचाम मध्ये यः अंत्यः, अच समुदाय में जो अंत्य अक्षर है, अचाम मध्ये यः अंत्यः तस्मात् परः उसके बाद में उसके अवयव के साथ मित आगम होता है।
लिख लेना। अचाम मध्य यहाँ अंत यहाँ संस्कृत में लिख लेना, उसके बाद में हिंदी में बता देता हूं। अचाम मध्य यहाँ अंत यहाँ तस्मात् परः, एकदम परच्छेद से लिखना, तस्मात् परः तस्यैव अंतावयवः मित स्यात्, मित भवति लिख लेना। लिख लिया तो एक बार बोल देना, आगे ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஃபோன் பண்ணுமா, ஒரு 9 மணிக்கு உங்களுக்கு கால் பண்ணிடுறாங்க। इसका हिंदी में अर्थ लिखना, अचाम मध्य यहाँ अंत यहाँ। आज जो समुदाय में जो अंत्य है, अंत्य अक्षर है ऐसे लिखे ना तो याद आएगा। आज समुदाय में गुरुजी अच समुदाय में मध्य में कि अंत में? आज समुदाय में जो अंत्य है, अंत्य अक्षर है, जी गुरुजी। उसके बाद में उसके अवयव के साथ मित आगम होता है। अवयव मतलब निपात? अवयव माने ये निपात नहीं है, अवयव माने साथ साथ, अच्छा पास इसे अवयव कहेंगे। अंतावयव माने उसके पास, एकदम कैसे कहेंगे इसको, साथ में होगा गुरुदेव, आगम जैसे साथ में आके बैठ जाता है ना। हाँ, आगम पास वैसे ही जी, जिसके पास आगम है, मित आगम है ना, वो तो साथ में आके बैठ जाएगा। तो मकार संज्ञा गया तो वहां पर तो तका बैठ जाएगा आके ना। हाँ, मित मकार आके बैठेगा। मित इत संज्ञा से बताया ना गुरुदेव आपने, मकार की इत संज्ञा होगी, संज्ञा जी। तो मकार इत संज्ञा आके बैठेगा। अभी उदाहरण उससे देखेंगे तो समझ में आएगा। जी जी जी। इधर क्या बोल रहे हैं, मित आगमः आगमिनः अंतिम स्वरात अनंतरम विधीयते। मित आगम जिस शब्द में होता है उस शब्द के अंतिम स्वर के बाद में आता है, ऐसे इनको कहना है। हिंदी में अगर हम अर्थ करेंगे तो मित आगम जिस शब्द में होता है, मित आगमः आगमिनः अंतिम स्वरात अनंतरम विधीयते। मित आगमः यस्य शब्दस्य विधीयते तस्य शब्दस्य अंतिम स्वरात अनंतरम संस्थाप्यते। हाँ, समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। तो इन्होंने क्या कहा है, यस्मिन् धातौ इकारः इत्सम्यक् रूपेण विधीयते तस्य धातोः इदितोनुम धातोः इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। अयं नुमागमः प्रकृत सूत्रेण धातोः अंतिम स्वरात् अनन्तरं संस्थाप्यते। हाँ, तो सूत्र कौन सा आता है, जिस धातु में इकार इत्सम्यक् होता है, जिस धातु में इकार इत्सम्यक् होता है, हाँ, उस धातु में नुमागम आता है। किस सूत्र से, इदितो नुम धातो हो। नुमागम क्या है, मित है, उस पर मकार की संज्ञा है, तो इसलिए वो अयम नुमागमः प्रकृत सूत्रेण, इस सूत्र से धातो हो, धातु के अंतिम स्वर के बाद में अनंतरम संस्थापित। नीचे दिख रहा है ना सबको, इधर देखिए, यस्मिन् धातौ इकारः इत्सम्यक् रूपेण विद्यते तस्य धातोः इदितोरुम धातोः, इस सूत्र से उस धातु में नुमागम होगा, नुमागम भवति। अयं नुमागमः प्रकृत सूत्रेण धातोः अंतिम स्वरात् अनंतरम संस्थाप्यते। ये जो नुमागम है इस सूत्र से धातोः, धातु के अंतिम स्वराक्षर के बाद में आके बैठेगा। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए उन्होंने कपिंग, चलने, वादिगण धातु का एक धातु है कपिंग। कपिंग कौन सा है, इसमें कपिंग में किसकी संज्ञा हो रही है,
कपिंग में किसकी संज्ञा हो रही है? उज्ज्वल आप एक बार बताना। ईकार और जो अनुनासिक है, अनुनासिक है। किस सूत्र से इसकी संज्ञा होगी? उपदेशज नासिक से गुरु जी। इधर लिख लिया है, तो इधर इकार की संज्ञा का इत संज्ञा है, इसलिए इदितोनुम धातो, इत माने इकार की संज्ञा। यस्मिन् धातु इकारः इत संज्ञक रूपेण विद्यते, जिस धातु में इकार की संज्ञा होती है, हाँ, उस धातु में नुमागम आता है। इदितोनुम धातु कह रहा है इस प्रकार। इस सूत्र को जाके देखेंगे एक बार देख लेंगे। हाँ जी गुरु जी। इदित धातोः नुमागमः भवति। धातोः षष्ठी है, हाँ, इदित धातु को नुमागम होता है। सम्यक। यस्मिन् धातौ औपदेशिक अवस्थायाम, औपदेशिक अवस्था माने उपदेशे जनुनासिकेत, वो कहना चाह रहे। उपदेश औपदेशिक अवस्थायाम इकारः इत्संज्ञकः अस्ति, तस्य धातोः नुम आगमः भवति। अयम् आगमः मित् आगमः अस्ति, अतः मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अन्त्यात् अचः परः आगच्छति। अभी क्या संशय हो रहा है कि इदितोनुम धातोः, इस सूत्र से तो सिर्फ नुमागम हुआ, सम्यक, परंतु ये नुमागम इदितोनुम धातु से क्या हुआ? एक बार लिख लेना, उदाहरण को लिख लेना। उदाहरण क्या हम देख रहे हैं? कपिंग, कपिंग को लिख लेना। हाँ, और उधर लिखना कि भुआदि गण का धातु है। लिख लिया? जी गुरु जी। कपिंग में विद्यमान इकार इत सम्यक है। इकार इत सम्यक हो तो इदितोनुम धातो हो, इस सूत्र से लिख लेना, इकार इत सम्यक जिस धातु में होता है, इकार इत सम्यक जिस धातु में होता है, इकार की इत संज्ञा जिस धातु में होती है, उस धातु में नुमागम होता है। ऐसे लिखना। इदितोनुम धातो है, इस सूत्र से उस धातु में नुमागम होता है। ऐसे लिखना। गुरु जी एक बार कृपया फिर से बोलिएगा। इकार इत सम्यक जिस धातु में होता है, इकार इत सम्यक जिस धातु में होता है, उस धातु में इदितोनुम धातो हो, इस सूत्र से नुमागम होता है। जी गुरु जी, समझ गया। सम्यक अस्ति खलु अनुराग भाई? सम्यक। अनुराग भाई चले गए गुरुदेव। अनुराग भाई को समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है शायद मेरी हिंदी उनको जड़ समझ में आ रहा है ना? लिख लिया ना? इकार समझ आ गया गुरुदेव। इकार इत सम्यक जिस धातु में होता है, उस धातु में इदितोनुम धातो हो, इस सूत्र से नुमागम होता है। ये लिख लिया? श्रद्धा आपने लिख लिया? देखेंगे, आगे देखेंगे। उज्ज्वल? जी गुरु जी, लिख लिया। झालं केलं? चालतं, थैंक यू। हाँ, तो अभी इदितोनुम धातु से सिर्फ नुमागम होता है, परंतु वो नुमागम कहाँ होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? वो नुमागम मकारित सम्यक है, इसलिए वो मित है। तो इस सूत्र से हमें पता चलता है कि वो आगम कहाँ होगा। इस सूत्र से हमें पता चलता है कि जिस अज समुदाय में जो अंत्य अक्षर है, उसके बाद में उसके अवयव के साथ मितागम होता है। इस सूत्र से मेरे चौन्त्यात पढ़ा, इससे हमें पता चलता है। तो इस कपिंग में अंतिम स्वर कौन सा है? इकार गुरुदेव। इकार है, परंतु इकार की संज्ञा तो हो गई। जी, तो पका में आ जाएगा, पका के में आ जाएगा गुरुदेव। पका उत्तरवर्ती आकार। हाँ, ककारोत्तरवर्ती आकार, ककारोत्तरवर्ती आकार ही अंत है। जी, समझ में आया ना? जी गुरुदेव। पका है ना? हाँ हाँ, ठीक है गुरुदेव, ठीक है, समझ गया।
समझ गया गुरुदेव। एकदम छोटा उदाहरण दिया है, गुरुदेव इसलिए आवाज हमने आवाज देखेंगे। गुरुदेव आवाज चली गई आपकी। नेट खत्म हो गया, एक मिनट। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? ककारोत्तर आकार ही यहाँ अचानक अंत्य है। ये लिखना है, उसके साथ अब जब माने साथ आके मित आगम बैठता है। नु में मित है, इसमें मकार की संज्ञा होती है। नकारोत्तर वर्ग की उपदेश जो सूत्र से संज्ञा होगी, सिर्फ नकार का अवशेष होगा। तो प्रक्रिया होने के बाद कन प जो सिद्ध हो रहा है, तो इधर कम सिद्ध होता है। हमें पूरी प्रक्रिया देखने की जरूरत नहीं, बस मितागम कहाँ हो रहा है इसे देखना है हमें। मितागम अज समुदाय में जो अंत्याक्षर है, इस समुदाय इधर नहीं था, सिर्फ ककारोत्तर के आकार था, उसके पास में आके नुमागम बैठा है। मेरे जो उनके हाथ पर रहा इस सूत्र से समझ में आया? आगे वाला उदाहरण देखिए। जी गुरु जी। हाँ, यहाँ देखिए एकदम अच्छा उदाहरण है। अनडुह सुंग माने प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय क्या है? अनुडह में। इधर एक मिनट, ये सूत्र देखना पड़ेगा। चतुर शब्दस्य अनुडः शब्दस्य च सर्वनाम स्थाने परे उदात्तः आम आगमः। आम ये क्या है? मित है। समझ में आ रहा है ना? आम में मकारित सम्यक है, इसलिए वो मित कहेंगे। समझ में आया? जी गुरुदेव। चतुर शब्द में और अनुडह शब्द में सर्वनाम स्थाने परे, वो सर्वनाम शब्द हो। चतुर और अनुडह ये क्या है? सर्वनाम शब्द हो, तो उसमें आम आगम होता है। आम मित है, इसलिए मृचोन्त्यात् प्रहा इस सूत्र से इसका विधान होगा। कैसे होगा? इधर देखिए, नीचे इन्होंने प्रक्रिया दी है, इधर पीछे दी है, इससे देख लेंगे एक बार। अनडु आम ह, इसमें अंत्य अच क्या है? अंत्य अच क्या है? उकार है गुरुदेव। उकार है, सम्यक। तो उकार के पास में आके आम आम आगम आके बैठेगा। सम्यक ज्ञातम। अनडु आम ह, मकारित सम्यक है, मकार की संज्ञा हो जाएगी अनडु आह। तो स्वरूप क्या बना इसका? नीचे दिया इन्होंने पूरा अनडवान। इसकी प्रक्रिया तो देखेंगे बाद में, इसकी जरूरत नहीं है, इसको प्लीज लिख लेना आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करना। अनडु आम क्यों डकारोत्तर वर्ग उकार के बाद में आया? कि विरचोन्त्यात् प्रहा ये सूत्र हमें कह रहा है कि अच समुदाय में जो अंत्याक्षर है उसके बाद में उसके अवयव के साथ वितागम होता है। यह हमें ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? गुरुदेव ये मित आगम जो था, इसमें आम कैसे आया गुरुदेव? इसमें भी मकार की संज्ञा है ना। मित माने क्या? मकार की संज्ञा। मित माने मकार की संज्ञा। जी गुरुदेव। नहीं, मैं एक बार जैसे पूछना चाह रहा था, जैसे नुम आगम है तो उसमें मकार की संज्ञा होती है। हाँ, संज्ञा है ना? तो इसमें नुम की जगह पे आम आ गया, इसका कोई सूत्र है? मतलब ये कैसे आया? मैं कट गया था मेरा फोन एक्चुअली। हाँ, इधर है ना चतुर, इधर ये सूत्र हमने देखा था ना, उसको देखा, फिर से देखेंगे एक बार। हाँ, ये सूत्र चतुर शब्दस्य अनडुः शब्दस्य च स्थाने परे उदात्तः आम भवति। आम। जी जी गुरुदेव, ठीक है, समझ गया गुरुदेव। सम्यक। जी जी। तो अनडु आनुह अनडवान ये स्वरूप बन रहा है। ये बाकी की प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इधर नुम आगम को देखना, सॉरी मित आगम को देखना है। मित माने मकार की संज्ञा, कित माने ककार की संज्ञा, टित माने टकार की संज्ञा। ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी गुरुदेव। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना। मेरे चोन्त्यात् परहा सूत्र हो गया है, बस इतना ही। अनडुह जो स्वरूप था, इसमें क्या अक्षर था? उकार।
तो इस सूत्र से हमें पता चला इस समुदाय में कितने अक्षर थे? अकार एक अक्षर था, नकारोत्तरवर्ती अकार एक अक्षर था, डकारोत्तरवर्ती उकार था। तो इसमें उकार के बाद में मित आगम होगा। मित आगम आम था, इसमें आम में मकार की इत संज्ञा थी, इसलिए ये अंत्य अवयव के पास में आके बैठा और अनरु आम ह ऐसा स्वरूप बना। मकार की इत संज्ञा हलंत्यम से बनी और उसके बाद पूर्व सिद्ध हुआ अनडवाम। ओके, जो बाकी की प्रक्रिया हमें अभी जरूरत नहीं है, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके, हो गया? जी गुरुदेव। हाँ, षष्ठी स्थानीय योगा, इसे कल चिंतन करेंगे। अभी बस इतना ही एक सूत्र में रखते हैं, आज चालू करना था एक विशेष करके। अनुपम भाई समझ में आया? कुछ संशय हो तो पूछ लेना, मैं सही से बता पाया इस सूत्र को? आवाज नहीं मेरी आ रही है? आइए गुरुदेव। शिवम भाई आपको समझ में आया? उज्जवल आपको? श्रद्धा आपको? जी गुरुजी, मतलब अभी तो कोई डाउट नहीं है, कल चिंतन करेंगे, अगर कोई डाउट बनेगा तो पूछ लेंगे। बहुत आसान है, लिख लेना इसे सही तरह से। उसके बाद गुरुजी काफी दिनों में ऐसा हुआ है कि मतलब ऐसी कक्षा हुई है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझ में आया है सब। आप तो विद्वान हो गए यार, अब तो समझ में आ रहा है हमें। ऐसा ना बोले गुरुदेव। एक बात सच में बता रहा हूँ रविंद्र भाई, व्याकरण भले भले के पल्ले नहीं पड़ता है, इतना कठिन जाता है। सोचने वाली चीज ना काफी कठिन होती है, मैंने अनुभव किया है इसका बहुत। मैं तो कंठस्थ करता था, कभी मैं सोचता तो नहीं था। सोचने में काफी तकलीफ होती है और आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो। गुरुजी काफी मतलब इसमें हमको गणित वाला मतलब एकदम फील आ रहा है कि गणित में जैसे सिद्ध करना पड़ता है, और मैं गणित काफी बढ़िया था तो थोड़ा मजा भी काफी ज्यादा आ रहा है। अच्छी बात है। गुरुदेव मैं बस सोच ही पाता हूँ, बस और कुछ नहीं कर पाता हूँ। सोचने में तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं आता है। सोचना भी काफी अच्छी बात है, सोचना तो चाहिए। जी गुरुदेव। अच्छी बात है। और पांडुरंग अष्टकम ये कंठस्थ कर लिया आपने? श्रद्धा ओके, समझ में आ गया श्रद्धा? नो प्रॉब्लम, आप चिंतन कीजिएगा बस अच्छी तरह से। हमारी आवाज आ रही है ना आपको? गुरुजी महिषासुरमर्दिनी कल से स्टार्ट कीजिएगा। हाँ करेंगे, तो महिषासुर करेंगे क्या देखेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कौन सा स्तोत्र चालू करना है बोल के। बच्चों को भी और समझ में नहीं आ रहा है उज्जवल, काफी तकलीफ हो रही है मुझे, उनको भी जब तक वो सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम। जी बच्चों का क्लियर हो जी। बच्चे काफी तकलीफ होती है यार बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। वो मैंने आप बता रहे थे वो हेम किणकिणी वाला वो जो था, वो बच्चा, वो कितना साल का बच्चा था वो 10 साल का बच्चा है। तो भाई मतलब मेरा भाई भी उतना ही एज का है, तो मतलब ऐसे ही आवाज कुछ वैसा ही लगा, तो वही हम बोले कि वैसे ही लग रहा है। और काफी मतलब अच्छा मेहनत कर रहा है काफी, मतलब शायद 10 साल का, हमको याद है हम थे तो संस्कृत क्या मतलब कुछ भी उच्चारण नहीं करवाते थे संस्कृत का, उन लोग तो काफी मतलब। रविंद्र भाई आपको ना तर्क संग्रह पढ़ना चाहिए, मुझे अभी तर्क संग्रह पढ़ाने में मुझे तो काफी तकलीफ आएगी, क्योंकि मैंने सोच के बहुत दिन हो गए पढ़ के, बहुत दिन माने कम से कम 10 साल हो गए तब पढ़ा था तर्क संग्रह। आपको शास्त्र अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, तो आप शास्त्र को ही पढ़ना चाहिए। ये व्याकरण शास्त्र ना शास्त्र के अधीन नहीं आता है, व्याकरण को शास्त्र नहीं मानते। षड शास्त्र में, षड दर्शन में व्याकरण का स्थान नहीं है कुछ भी, तो इसलिए आपको शास्त्र में अगर रुचि रखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आपको इतना अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो आप थोड़ा शास्त्र में भी रुचि रखिएगा, थोड़ा न्याय शास्त्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा। तर्क संग्रह में हमारे गुरुजी की आपको सीडी भिजवा सकता हूँ, मेरे पास सीडी होगी शायद, उनके एक 30-35 सीडी है मेरे पास तर्क संग्रह रिकॉर्डेड। एक गुरुजी यूट्यूब चैनल है, उसका मैं भेजूंगा, अनुराग भाई बताएं, और वो काफी
बढ़िया तरीके से न्याय दर्शन को पढ़ाते। तो अभी तर्क संग्रह पढ़ा ही रहे, लगभग 35-36 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो वही विधान दर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा ना विधान सर, तो हम भी सोचे वही स्टार्ट करने का। रविंद्र भाई, अगर आपने तर्क संग्रह, दीपिका और तत्व चिंतामणि ये 3 ग्रंथ न्याय के कंप्लीट कर दिए ना, तो वाक्पटुता काफी जबरदस्त हो जाती है, एकदम सब कुछ सही तरह से सिद्ध करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि आप एक बार देखिएगा जरूर तर्क संग्रह को। हमारे गुरुजी की सीडी आपको भिजवा देता हूँ, मेरे पास ही क्या देखता हूँ, आपको भिजवा देता हूँ। आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है गुरुदेव। ओके, ओके। शिवम भाई, आपको समझ में आया आज का सूत्र मेरे जो अंत्यात पर रहा? जी गुरुदेव, पहले से तो बहुत समझ में आ रहा है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, अब तो आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। अच्छी बात है यार, ऑनलाइन व्याकरण समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको व्याकरण समझ में आ रहा है। बच्चों को मैं प्रैक्टिस करता सिखाता था, गाँव वाले बच्चों को, उनको पढ़ने नहीं पड़ता था, उनको काफी तकलीफ होती, छोड़ दिया। उसके बाद कितने दिन तक हम प्रयास करेंगे उनको समझ में आए? वो खुद प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। बोलिए बोलिए अनुपम भाई, आप बोलिए। जी गुरु जी, मतलब ये पूछना था कि अकल्पयन शब्द इसका क्या अर्थ होता है? मतलब अकल्पयन, अकल्पयन माने कल्पना किए बगैर। अकल्पयन, कल्पना किए बगैर। मतलब ये अकल्पयन शब्द का अर्थ होता है मतलब सच में ना? क्या? अकल्पयन कल्पना किए बगैर। सह अकल्पयन इदम सर्वम कृतवान, कल्पना किए बगैर। मतलब गुरु जी, जो मतलब बोला गया वो सत्य है ना, बिना कल्पित है? सत्य, कल्पना किए बिना सत्य वचन। यानी जो वर्णन है वो सत्य ही होगा। गुरुदेव, कल्पित का क्या अर्थ होता है? कल्पना, कल्पित अच्छा। माने कल्पना। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब कल्पित का मतलब मिलावटी तो नहीं होता है? मिलावट नहीं, सब कुछ कल्पना तो है ना। यद अविद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्ट, यहाँ उसमें एक श्लोक आता है वेदांत परिभाषा में, दूसरा श्लोक है। सब क्रिएटिव तो है ना, भगवान की सोच भी एक कल्पना है, हमें जो तैयार करना ये भी भगवान की कल्पना ही है ना। जी जी जी। पृथ्वी की रचना ये भी कल्पना ही है। रखिए रविंद्र भाई। जी जी गुरुदेव, ठीक है। नमो नमः जी। प्रणाम गुरु जी। चले गए।